अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमरीन आमिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉ एग्जाम्स एंड प्रैक्टिस बाय अमरीन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी टॉपिक जो इसको आप गो थ्रू करना चाहते हो तो उसको कमेंट कीजिए। आजकल हम पढ़ रहे हैं दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 और इस सिलसिले का आज तीसरा लेक्चर है। आज का लेक्चर जो है उसमें हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में और हम पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और इश्यूज पे बात करते हैं। अब प्रीवियसली क्या होता था कि जब प्लीडिंग्स कंप्लीट होती थी तो पार्टीज को सुनने के बाद ये कोर्ट की ड्यूटी होती थी कि कोर्ट जो है वो इश्यूज को एक्सट्रैक्ट करती थी फ्रॉम द प्लीडिंग्स ऑफ पार्टीज। लेकिन अब मैटर जो है वो थोड़ा सा अमेंड कर दिया गया है और अब जो पार्टीज हैं वो प्रपोज कर सकती हैं इश्यूज को। उससे ये फायदा होगा कि जो रियल पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है बिटवीन द पार्टीज उसको डिटरमिन करने में आसानी होगी। और जो बिकॉज कोर्ट देखिए कोर्ट जो है वो एक एलियन बॉडी है जिसके पास एक मैटर आया है और कोर्ट को उसके बैकग्राउंड का फाइल से बाहर कुछ नहीं पता। लेकिन जो प्लेंटिफ है वो है जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उस लिटिगेशन को उसने इनिशिएट किया है एंड ही नोज कि रियल कंट्रोवर्सी जो है वो कहाँ लाई करती है। तो आज की क्लास में हम इसी पे बात करेंगे कि जो सेक्शन 26B इंसर्ट किया गया है कैपिटल बी, इससे क्या तब्दीली आई है। तो सबसे पहले तो जो प्लेंटिफ है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग ही शैल फाइल proposed issues within 7 days of the receiving of written statement। तो जैसे ही रिटन स्टेटमेंट आया तो 7 दिन का टाइम उसको दे दिया जाएगा प्लेंटिफ को कि वो रिटन स्टेटमेंट को देखते हुए जो है वो इश्यूज प्रपोज करे। आपको मैंने पिछले लेक्चर में जो हमारा पार्ट 2 था उसमें बताया था कि रिटन स्टेटमेंट की कॉपीज प्रोवाइड करना भी डिफेंडेंट की जिम्मेदारी है। अब उस कॉपी को प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है कि उस कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिलीवर किया जाए टू द प्लेंटिफ और प्लेंटिफ को मौका दिया जाए कि वो खुद से जो है वो इश्यूज को एक्सट्रैक्ट करे। एंड इन केस प्लेंटिफ हैज फेल्ड टू एक्सट्रैक्ट इश्यूज और प्रपोज सम इश्यूज तो उस केस में जो है वो फिर 7 दिन का टाइम मजीद दिया जा सकता है विद कॉस्ट। सो जो प्रॉपर लीगल असिस्टेंस है बाय द काउंसिल वो प्रोवाइड की जाएगी कोर्ट को फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज सो दैट जो एक पहले चलता था कि जी एप्लीकेशंस आ जाती थी कि ये इशू जो है इसको स्ट्राइक ऑफ किया जाए, इस इशू को जो है वो इंसर्ट किया जाए, तो उस चीज़ को मिनिमाइज किया जा सकता है। बिकॉज जब पार्टीज खुद प्रपोज करेंगी इशू तो डेफिनेटली फिर बाद में इस तरह की कोई एप्लीकेशन आने के चांसेस नहीं होंगे। उसके बाद जो है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होगी बाय द कोर्ट, फाइनल फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। सो प्रपोज्ड इश्यूज को कंसीडर करते हुए जो फाइनल इश्यूज हैं उनको फ्रेम किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये सारे का सारा यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से लेकर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज तक ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। सो 90 डेज इज अबाउट 3 मंथ्स, ठीक है। तो तकरीबन 3 महीने के अंदर 90 डेज के अंदर ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है इसको कंप्लीट करना है। यानी एक केस जो इंस्टीट्यूट हुआ उसको एविडेंस स्टेज तक पहुंचाने के लिए जो है वो 3 माह के अंदर अंदर सारी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। कोर्ट में फ्रेम इश्यूज विदाउट हियरिंग, और अगर कोई पार्टी अपीयर नहीं होती है या अपना मौक़िफ़ बयान नहीं करती है या एडजर्नमेंट सीक करती है या किसी और वजह से अगर जो है वो असिस्टेंस कोर्ट को नहीं मिल सकती, स्टिल कोर्ट कैन प्रोसीड टू फ्रेम द इश्यूज एंड कोर्ट विल नॉट लिंगर ऑन द मैटर और एडजर्न द मैटर कि पार्टीज की मौजूदगी में ही जो है वो इश्यूज को फ्रेम करना है। Sorry. An application for modification of issues may be filed not later than 7 days, which shall be decided within 15 days. So 21 दिन का टोटल एक पीरियड आ गया
किस पर्पस के लिए? एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए अगर किसी किस्म की मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सो कोई इशू ऐड होना है या किसी इशू को अगर रीफ्रेम होना है या रीड्राफ्ट होना ज़रूरी है, तो किसी भी पार्टी को जिसको ऑब्जेक्शन है तो वो एप्लीकेशन दे सकती है फॉर मॉडिफिकेशन विद इन 7 डेज। उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अगर उनका कोई भी उसके ऊपर जो है वो इनपुट है तो वो दे सके, और उस एप्लीकेशन की कार्रवाई जो है उसको 15 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाएगा। सो 15 दिन के अंदर अंदर हमारे पास कंप्लीटली वो इश्यूज आ जाएंगे जिन इश्यूज के ऊपर एविडेंस आनी है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एविडेंस को अवेलेबल करना। तो उसके लिए पार्टीज जो हैं वो उनको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा और वो 15 दिन के अंदर अंदर अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। और अगर जो है वो किसी पार्टी ने डिफॉल्ट किया है तो फिर उसे मजीद 15 दिन का टाइम जो है वो मैक्सिमम टाइम 15 दिन का, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट चांस से उसको 15 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। इट कैन बी 3 डेज, 5 डेज, 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, और 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। और 15 दिन के टाइम के बाद अगर जो है कॉस्ट के साथ कि वो करे अपने विटनेसेस की लिस्ट जो है वो पेश करे। एंड इन केस पार्टी लिस्ट फाइल नहीं करती तो फिर सिर्फ और सिर्फ अगर वो डिपेंडेंट है तो उसका स्टेटमेंट हो सकता है, और अगर वो प्लेंटिफ है तो सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ का स्टेटमेंट हो सकता है। किसी भी जो दूसरा गवाह है उसको पेश नहीं किया जा सकता। और उसके बाद फाइनली आती है स्टेज जहाँ पर जो है वो एविडेंस की रिकॉर्डिंग होगी। और एविडेंस, आपको पता है कि जब भी इश्यूज फ्रेम होते हैं तो एविडेंस ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि कानूनी शहादत में भी आपने पढ़ा होगा कि जो फैक्ट इन इशू होते हैं या रेलेवेंट फैक्ट्स, जो कि फैक्ट इन इशू से रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर एविडेंस अदालतें लेती हैं ताकि उनको एडजुडिकेट किया जा सके। तो इश्यूज के ऊपर एविडेंस में जैसे भी जब भी इशू फ्रेम होते हैं तो साथ ही बर्डन भी जो है वो डिसाइड कर दिया जाता है कि इस इशू को जो है वो प्रूव करने का बर्डन किस पार्टी के ऊपर है। तो फिर पार्टी जो है वो अपनी एविडेंस ला सकती हैं। So after filing of list of witnesses, court shall direct the recording of evidence through commission in prescribed manner. अब कमीशन के थ्रू अलाउ इसलिए किया गया है बिकॉज उससे क्या हो सकता है कि साइमल्टेनियसली जो है वो एक दिन में काफ़ी सारे केसेस में जो शहादत है वो कलमबंद हो सकती है, क्योंकि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और शहादत सिविल मैटर्स में बहुत तवील होती है। उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होना होता है विटनेसेस का, और बाज़ दफ़ा विटनेसेस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उस टाइम की कंजम्पशन को कम करने के लिए जो है वो कमीशन अलाउ किया गया है। और उसमें जो है वो उसके बाद जो है वो एविडेंस लिखी जाएगी, एंड दिस एविडेंस विल बी रिटन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन्स हु आर हैविंग नॉलेज ऑफ लॉ एंड हु आर गुड एंड वेरी पर्टिकुलर इन राइटिंग एविडेंस। उनके थ्रू जो है वो एविडेंस लिखवाई जाएगी। उसके बाद पार्टीज शैल फाइल एफिडेविट्स एज एविडेंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव विटनेसेस एज एग्जामिनेशन इन चीफ। सो फर्दर टाइम को सेव कर दिया कि बजाय कि एग्जामिनेशन इन चीफ को दोबारा से लिखवाया जाए तो सिंपली एफिडेविट्स जो है वो दाखिल किए जा सकते हैं, एंड दोज एफिडेविट्स आर इक्वल टू एग्जामिनेशन एंड चीफ, एंड सिंपली उन एफिडेविट्स की कॉपीज दूसरी पार्टी को डिलीवर हो जाएंगी, ओपोनेंट पार्टी को, और उस पर वो जो है वो अपना क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो उसके क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। Witnesses shall be subjected to cross-examination and if necessary just and expedient shall be subjected to re-examination followed by cross-examination. So in case cross-examination में some contradiction has been brought on record, तो वहाँ पर उसको explain करने का मौका दिया जा सकता है गवाह को in re-examination. Re-examination is basically the party producing the witness can question his own witness. तो वो अपने ही गवाह को जो है वो re-examine कर सकते हैं after cross-examination.
Commission shall record evidence and proceedings thereof in written and audio and video recording। जैसे कि आपको शुरू में ही हमने बात की कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है उसको प्रिपेयर किया जाएगा। कमीशन shall finalize the recording of the evidence not later than 90 days and submit a report in this regard to the court along with complete written audio video record of the proceedings। So 3 माह में वो सारे का सारा जो है वो हमारा इश्यूज तक का प्रोसीजर हुआ और उसके बाद 3 माह के अंदर सारी की सारी एविडेंस प्लेंटिफ की भी डिफेंडेंट की भी उस सारी की सारी एविडेंस को जो है वो कंप्लीट किया गया। तो ये टोटल जो टाइम फ्रेम बना ये 6 माह का बना। हाईकोर्ट शेल फ्रेम रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस थ्रू कमीशन। तो हाईकोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम कमीशन के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड करने के जो भी रूल्स वगैरह हैं उससे आगाही देती रहती है सिविल कोर्ट्स को। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि जब ये कंप्लीट होती है एविडेंस स्टेटमेंट हो गया डिफेंडेंट का कि ही क्लोज हिज ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो आफ्टर दैट जो है वो केस को फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए फिक्स किया जाएगा और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के फिक्स होने के बाद जो है वो पार्टी को मौका दिया जा सकता है कि वो रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स फाइल करें। रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स आने से एक तो ये फायदा होता है कि वो कंपोज्ड वर्जन आ जाता है एंड सेकेंडली जजमेंट को स्पीकिंग बनाने में बहुत ज़्यादा इससे जो है वो हेल्प मिलती है और पार्टीज़ के लिए भी काफ़ी आसान होता है कि क्योंकि कोर्ट के पास तो लिमिटेड टाइम होता है तो क्योंकि केसेस लगे होते हैं, आपके केस से पहले भी केसेस लगे होते हैं, आपके केस के बाद भी केसेस लगे होते हैं, तो रिटर्न आर्ग्यूमेंट से ये होता है कि आपकी सारी के सारी जो वेल थॉट आउट किस्म के आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट को कम्युनिकेट हो जाते हैं बहुत ही कंपोज्ड मैनर में। और आफ्टर दैट जो कोर्ट है वो 90 डेज के अंदर अंदर जो है वो केस का फैसला कर देगी। तो अगर आप इस सारे प्रोसीजर को देखें तो मतलब साल का भी सवाल नहीं आता कि 1 साल लग जाएगा सिविल मैटर को, तो कुछ माह में चंद माह में एक केस जो कि एक फुल फ्लेज केस है जिसको चलना है तो उसने चंद माह में डिसाइड होना है। तो कुछ तो ऐसी लिटिगेशन है जो शुरू में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसी लिटिगेशन जिसको एंड तक जाना है तो वो चंद माह के अंदर ही जो है उसको जो है वो फाइनली एडजुडिकेट कर दिया जाएगा। तो नो डाउट अगर इस अमेंडमेंट को इसकी लेटर और स्पिरिट में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, फॉलो किया जाता है, तो उससे जो बैकलॉग है उसको ख़त्म करने में भी हेल्प मिलेगी। बिकॉज आपके केस एक्यूमुलेट नहीं होंगे, वो फाइल होंगे और साथ साथ डिसाइड होते जाएंगे उसी साल में, वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। और दूसरा ये फ़ायदा हो जाएगा इससे कि जो लिटिगेंट्स हैं उनकी मिजरीज में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। तो दोबारा से मैं बता दूं कि ये सीपीसी की जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स थी इस पर 3 पार्ट्स में हमने पूरा प्रोसीजर मुकम्मल किया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो है वो हमारा पार्ट 1 है और जो है वो लिमनी कंट्रोल ये पार्ट 1 का टॉपिक था हमारे जो वीडियो पार्ट 1 है। और देन हमारा जो पार्ट 2 है उसमें हमने बात की समनिंग की और हमने बात की है रिटन स्टेटमेंट की, और जो हमारा पार्ट 3 है उसमें हमने इश्यूज एविडेंस और प्रोनाउंसमेंट फाइनल आर्ग्यूमेंट्स और प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट की बात की है। तो वीडियो अगर पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।